डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वंदे मातरम के सम्मान से कोई समझौता नहीं, बीजेपी ने पारित किया प्रस्ताव। कांग्रेस के 2 अंतरा गाने के फैसले की निंदा की। सीएम योगी बोले, गिरगिट की तरह रंग बदलती है समाजवादी पार्टी। महापुरुषों का अपमान समाजवादी पार्टी की आदत। अखिलेश का पलटवार, ये नहीं जानते बहुरंग। रांची में भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का विरोध, मुखर हुए छात्र नेता देवेंद्र महतो। अदालती फैसले पर उठाए सवाल। 24 अगस्त से भर्ती सुधार यात्रा का ऐलान। 15 सितंबर के बाद सीएम आवास घेराव की चेतावनी। रामगढ़ में सीमेंट एंड इस्पात पावर प्लांट में ब्लास्ट, 3 इंजीनियरों की मौत और 1 की हालत गंभीर। ब्लास्ट के खिलाफ रामगढ़ में चक्का जाम, कर्मचारियों ने मुआवजे की उठाई मांग। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी ने जेनजी यानी युवा वोटर से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। पार्टी इनके जरिए युवाओं की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने के लिए उनसे सीधा संवाद करेंगी। वहीं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में शनिवार को नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। इसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान से राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए समझौता नहीं होगा। बीजेपी इसकी विरासत को देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। नितिन नवीन की नई टीम शनिवार शाम 7 बजे पीएम मोदी से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात करेगी। टीम की घोषणा 17 अगस्त को हुई थी। कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है। जिस समय कानून पारित हो रहा होता है, आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। हां, हम जानते हैं इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में, जिसको मीडिया के बंधुओं ने उजागर किया था, यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है, यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं। दिल्ली में इस साल अब तक स्वाइन फ्लू के 1770 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मॉनसून के दौरान मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा की। पंकज कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी सरकारी अस्पतालों को इलाज की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमण के पैटर्न प्रभावित इलाकों और संभावित हॉटस्पॉट पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसके पीडीए को लेकर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विचारधारा और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर महापुरुषों के अपमान और उनके नाम से जुड़े संस्थानों में बदलाव करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है और पीडीए का पी एक दिन पाकिस्तान कर देगी। योगी सरकार
सीएम योगी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी की आदत है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने सरकारी मेडिकल कॉलेज से उनका नाम हटा दिया था। सरकार ने बाद में इसे बाबा साहेब के नाम पर फिर से किया। मैनपुरी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने एक कॉलेज का नाम बदल दिया गया था। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान जापानी छात्रों ने गीत गाया और मुख्यमंत्री योगी के साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम में सीएम योगी ने जापान से आए युवा मित्रों और लखनऊ के विद्यार्थियों का स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ छात्रों की मुलाकात नहीं है, बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और जापान के राजनीतिक संबंधों के 75 साल अगले साल पूरे होंगे। उन्होंने जापान को अपनी परंपराओं और प्रतिबद्धता के लिए जाना जाने वाला देश बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के छात्र अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। जापानी युवाओं को भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय दर्शन को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे जापान के युवाओं को भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ की कार्य संस्कृति और जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि जापान की फिलॉसफी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाती है कि साथ साथ बढ़ें और भारत की फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारी फिलॉसफी उदार चरित्र की है। ये भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को दर्शाता है। साथ ही दोनों देशों की भावना में समानता है कि सबको साथ लेकर चलना है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही लाइन है, सबका साथ, सबका विश्वास। जापान की फिलॉसफी यानी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है। लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में चवन्नी वाले बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान को लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन पर सीधा हमला बोला। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को अमर्यादित और शर्मनाक बताते हुए जाट समाज से माफी मांगने की मांग की है। इतना ही नहीं, साथ ही समाजवादी पार्टी पर गठबंधन में स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव का अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी आरएलडी और उसके नेता को लेकर यह कहना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, पूरी तरह अमर्यादित और अशोभनीय है। मायावती ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी के लिए अखिलेश यादव को आरएलडी और उसके नेता से ही नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान करने के लिए पूरे जाट समाज से भी माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने समाजवादी पार्टी के पुराने गठबंधनों का जिक्र करते हुए उस पर राजनीतिक संकीर्णता और जातिवादी राजनीति का आरोप लगाया। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का इस्तेमाल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए करती है और काम निकलने के बाद सहयोगी दलों से दूरी बना लेती है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों चवन्नी की खनक खूब सुनाई दे रही है। एक बयान से शुरू हुआ मामला अब सियासी विवाद में बदल चुका है। दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच बढ़ती जुबानी जंग ने पश्चिमी यूपी की सियासत को गरमा दिया है।
सवाल यह है कि क्या चवन्नी वाला ये तंज साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल सकता है? कभी एक दूसरे के सहयोगी रहे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है। तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सम्मान और स्वाभिमान से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। पूरे विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान से शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को आरएलडी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के एक हिस्से ने अपने समाज के अपमान के तौर पर देखा। इसके बाद आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि एबीसीडी हमने सिखाई, यह अहंकार का प्रतीक है और ऐसा आचरण सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को एबीसीडी सिखाने का दंभ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी आज जो आपका सहयोगी बनने जा रहा है वो देख रहा है कि क्या आपका चरित्र रहा है पूर्व में अपने सहयोगियों के प्रति, क्या आपकी सोच है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। 2017 का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को लगभग 47 सीटें प्राप्त हुई थी और जब 2022 में सपा का और लोकदल का गठबंधन था उस समय इनकी 111 सीटें आई। वो 111 सीटें हमारी वजह से आई थी। अब जब 2027 का चुनाव होगा हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं। इन्हीं पर सियासत अखिलेश ने सरकार पर हमला, त्योहारी सीजन से ठीक पहले चीनी दाम बढ़े। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्योहारी सीजन से ठीक पहले चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि मुनाफे के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की वजह चीनी और बाकी खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं। दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें या जो टेक्निकल वर्ड है इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। दरअसल उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी छात्रों की मांग को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में वार्ता होगी। लखनऊ के हजरतगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा मौजूद रहे। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था, हमें छात्रों का एक पत्र मिला जिसे हमने केंद्र नेतृत्व को भेज दिया है। केंद्र ने कहा है कि प्रदर्शन से जुड़े विषय पर कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री के साथ हमारी बैठक होगी। आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे ने कहा कि छात्र जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने गए थे। उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। देखा जाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब भी हो तो उस पर ध्यान दिया जाए और हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहां रखी जाएगी। जो हमारे साथी है इनको आप पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं? ये हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी और ये आदरणीय हमारे मृत्युंजय पाठक जी और हमारे बीच में हमारे
शिवा 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 शर्मा जी, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे छोटे भाई हैं। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। छत्रपति संभाजी नगर के 30 गांव में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां कुछ ही घंटों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 19 साल का कुणाल चांदगुड़े का माता पिता से आईफोन दिलाने को लेकर विवाद हुआ था। नाराज होकर वो सुबह करीब 10 बजे क्वाडिया पहाड़ी में चला गया। सूचना पर पिता मुरलीधर और मां संगीता उसे समझाने पहाड़ी पर पहुंचे। सरपंच, ग्रामीण, पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचे और करीब 3 घंटे तक कुणाल को समझाने की कोशिश की। नीचे सुरक्षा जाल भी लगाया गया। दोपहर करीब 1 बजे पिता मुरलीधर बेटे के करीब पहुंचे और पकड़कर नीचे लाने की कोशिश की गई। इसी दौरान कुणाल ने छलांग लगा दी। उसे बचाने में पिता का भी संतुलन बिगड़ा और दोनों खाई में गिर गए। ये देख सदमे में मां संगीता ने भी छलांग लगा दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार झालटा फाटा का रहने वाला था। इंस्पेक्टर रामेश्वर गाड़े के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के दौरान मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक आईफोन को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद देखते ही देखते एक ऐसी दर्दनाक घटना में बदल गया, जिसमें बेटे को बचाने पहुंचे माता पिता की भी जान चली गई। कुछ ही घंटों में एक परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया। जेपीएससी और जेएसएससी न्याय मंच ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को नए सिरे से शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल इस दौरान राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई गई। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों ने अपने हक यानी अपने अधिकार और आने वाले भविष्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी, एसओ, सीडीपीओ, जेएसएससी, सीजीएल सहित कई तमाम मामलों में न्यायालय ने स्टे दिया है। सरकार जांच में गड़बड़ी की बात कर रही है और मंत्री स्तर से भी बयान आ रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में सरकार ने अब तक सीआईडी की जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। देवेंद्र नाथ महतो ने घोषणा की है कि 24 अगस्त को राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों में भर्ती सुधार यात्रा निकाली जाएगी और इसी के साथ आंदोलन का फिर से आगाज होगा। इसके अलावा सितंबर में भर्ती धांधली के खिलाफ नए स्वरूप में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, समाज के आईना, उपस्थित तमाम सम्मानित प्रेस मीडिया के बंधुओं को झारखंडी जोहार करते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं और बताना चाहते हैं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 साल के झारखंड में जो यहाँ का भर्ती व्यवस्था है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है, अपारदर्शिता है, अनियमितताएं हैं और इसको लेकर के हम लोग लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और अभी रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के हेहल स्थित मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पावर प्लांट में शुक्रवार देर रात भीषण हादसा हो गया। दरअसल रात की पाली में उत्पादन के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और यूनिट में आग भड़क गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान रांची निवासी शिफ्ट इंचार्ज संजीव कुमार केसरी, बोकारो निवासी विनीत महतो और गढ़वा निवासी अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। घायल तरुण रजवार को रांची रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रबंधन ने रामगढ़ से 4 से 5 दमकल वाहन बुलाकर काफी मशक्कत के बाद, काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद शनिवार की सुबह से ग्रामीण फैक्ट्री गेट पर जुट गए और चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। मौके पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। प्लांट इंचार्ज अनुराग त्रिपाठी ने प्रारंभिक कारण ओवरहीटिंग बताया और प्रबंधन पर एसी लगाने की मांग को अनसुना करने का आरोप लगा दिया।
पुलिस प्रशासन सुरक्षा मानकों की जांच कर रहा है। बरका काना क्षेत्र हेल है। आज रात में ही घटना हुआ और यहाँ पर 3 इंजीनियर इस प्लांट में काम करते थे। तीनों का ब्लास्ट हुआ और 3 मजदूर मरे हुए हैं स्पॉट में और 3 का घायल होने का सूचना है। लेकिन देखिए कि 12 से 1 बज गया, रात की घटना है। अभी तक रामगढ़ के जिला प्रशासन से लेके फैक्ट्री प्रबंधन अभी तक सूझ लेने नहीं आया। कितना निर्दयी और कितना मैनेजमेंट यहाँ मजदूरों के साथ जुल्म और शोषण करता है, जिसका मजदूर आज 3 को मर गया, 3 मजदूर घायल है। उसके बाद भी अभी तक 12-1 बजने चला। रात की घटना है। हम लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तक न जिला प्रशासन का कोई आदमी आया है, न फैक्ट्री प्रबंधन का आदमी आया। देखिए रामगढ़ जिला में आइए दिन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।